हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गली। गलीज को जो है वो कई टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है, जिनमें से तीन है मेजर जो है जिनके बेसिस पे गली को क्लासीफाई किया जाता है। तो बेस्ड ऑन शेप, क्रॉस सेक्शन ऑफ द गली, based on state of gully and based on dimension of gully. Gully cross section may be in shape of V or U. It depends on soil characteristics, climatic condition, age of the gully and type of erosion. तो first है U-shaped gully. This type of gullies are generally found in alluvial plains. मतलब जहाँ पे टॉप सॉइल जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती है, बल्कि उसके जो बॉटम लेयर है ऑफ सॉइल है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है वाटर के फ्लो के लिए या फिर इरोजन के लिए। तो वहाँ पे जो गली का साइज है वो चौड़ा होता है, ना कि गहरा। तो उस टाइप के शेप को हम यू शेप कहते हैं, जो कि ऐसा हो सकता है दिखने में। और वी शेप क्या होगा? गहरा होगा, चौड़ा ना होकर गहरा होता है। Whereas surface and subsurface soil are easily eroded. Under this condition, the runoff flow undermines the bank and thus the gully bank are collapsed down, which result in the formation of vertical sidewalls, and in this way, a U-shaped cross-section of gully get develops. ये वो बताया आपको अभी। These gullies are recognized by their U-shaped cross-section. The longitudinal slope of gully bottom is usually parallel to the general land slope. तो जो इसका बेड स्लोप होता है यू शेप्ड गली में, वो जनरल जो लैंड स्लोप होता है उसी को ही फॉलो करता है। देन नेक्स्ट, डेवलप इन लैंड विथ लो स्लोप ऑलमोस्ट अप्रोचिंग जीरो। मतलब किसी लैंड में स्लोप कम होता है तो उस लैंड में जो गली डेवलप होता है यू शेप्ड गली, उसका स्लोप ऑलमोस्ट जीरो होता है। The runoff contributing catchment area is large, causing the discharge passing through these gullies is large. तो उस पूरे कैचमेंट में जो रन ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गलीज से जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। रन ऑफ ज़्यादा है तो डिस्चार्ज भी ज़्यादा ही होगा। The velocity of flow is relatively lesser than the V-shaped flow. इस शेप में जो जेंटल स्लोप होता है यू शेप में, इसकी वजह से वी शेप गलीज के कंपैरिजन में फ्लो वेलोसिटी जो कम होती है। The runoff enter the gully from the head, upper end, and also from the sides at the points where surrounding land is slightly lower. तो इस गली में वाटर जो है पूरे कैचमेंट से कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे अपर एंड से, जहाँ पे हेड ज्यादा है, या फिर से लोअर पॉइंट में जहाँ पे हाइट ऑफ द गली जो है वो कम है। नेक्स्ट, यू शेप गलीज आर फॉर्म्ड बाय अंडरकटिंग एंड कोलैप्सिंग द बैंक। द collapsing of side walls along the length causes the gully action to become wider but not deeper. तो यू शेप्ड गलीज का जो है फॉर्मेशन है वो अंडर कटिंग और कोलैप्सिंग की वजह से होता है। साइड्स जो गली की जो साइड्स हैं उसके बॉटम का पोर्शन कटता हुआ चलता है, तो इसकी वजह से जो उसके टॉप में जो सॉइल है उस लेयर के ऊपर में साइड्स की तरफ, ये जैसे ये कोई गली है तो इस क्रॉस सेक्शन में सामने की ओर फ्लो हो रहा है वाटर, तो ये वाला पोर्शन, नीचे का जो पोर्शन है साइड्स का, वो कटता हुआ चलेगा। इसकी वजह से ये ऊपर का जो सॉइल है, नीचे के पोर्शन का सॉइल रिमूव होने की वजह से ऊपर का पोर्शन कंटिन्यू गिरता हुआ जाएगा। इसकी वजह से इसका साइड्स जो है विड्थ जो है, ये वाला पोर्शन विड्थ वो बढ़ता जाएगा।
इस प्रोसेस की वजह से ही जो यू शेप गली है वो चौड़ी होती है, ना कि गहरी। यू शेप गलीज आर कंटिन्यू टू ग्रो हार्डवार्ड। यू शेप गली जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहती है उसकी चौड़ाई में। द lateral spacing of these gullies is large। तो इसकी जो width है, lateral spacing का मतलब है width, वो काफी ज्यादा होती है। Active soil erosion from these gullies is from side walls and head wall due to undercutting at the base of the vertical cut। इस फिगर में जो अभी एग्जांपल से बताया वही चीज बता रहे हैं इस लाइन में कि जो गली इरोजन यू शेप गलीज में जो इरोजन होता है वो साइड वॉल्स और हेड वॉल्स के अंडर कटिंग की वजह से ही होता है। तो इसमें वर्टिकल कट फॉलो करता हुआ आगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। These gullies do not grow deeper but become wider and lengthen hardward। Permanent drop structure are used to raise the bottom of such gullies। तो यू शेप गली को कंट्रोल करने के लिए परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या परमानेंट ड्रॉप स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। वी शेप्ड गलीज के बारे में बात करते हैं। These gullies are generally developed where the subsoil are tough to resist the rapid cutting of soil by runoff flow। In this case, as the resistance to erosion increases with depth, the width of cut gets decreased accordingly, and thus it results in development of V-shaped gullies। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सब सॉइल का पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसकी वजह से उसकी जो चौड़ाई है वो ना बढ़ के गहराई बढ़ती हुई चलती है। मतलब जो रेजिस्टेंट मटेरियल बॉटम में होता है उसकी कटाई ज्यादा होती है, उसमें इरोजन ज्यादा होता चलता है, इस वजह से इसका शेप वी की तरह हो जाता है। और ये कॉमनली हिली रीजन्स में होता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये टॉप सॉइल है, इसमें डिफरेंट सॉइल लेयर्स हैं। अब मान लो ये सब सॉइल है इतना डेप्थ, और ये उसके नीचे का लेयर है ये वाला पोर्शन, ये दो लेयर को सब सॉइल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो वी शेप गली फॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉरी, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये वाला सरफेस जो है वो सब सरफेस है, सेकंड लेयर। तो इस टॉप लेयर में फर्स्ट लेयर है, टॉप लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर में गली जो है फॉर्मेशन हो चुका है गली का कुछ इस तरीके से। तो इसका जो है ये साइड्स, ये वाला जो पोर्शन है ये है हार्ड, जो सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों ही सब सरफेस सॉइल है अगर, तो ये पोर्शन जो है इसको हार्ड कंसीडर कर रहे हैं हम अगर, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी चौड़ाई ना बढ़ के इसकी गहराई बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ जो साइड्स में जो सॉइल है वो तो रेजिस्टेंट है कुछ ज्यादा ही, तो इसकी वजह से इसका साइड्स ना बढ़ के इसकी चौड़ाई ना बढ़ के गहराई बढ़ती जाती है। ये वी शेप्ड गलीज जो है वो हिली रीजन्स में कॉमन होता है। अब हिली रीजन्स में ही समझ सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है, फिर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, सब हार्ड सॉइल होते हैं, कंक्रीट ग्रेवल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं। इसकी वजह से इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती बल्कि गहराई बढ़ती हुई चलती है। और इसमें जो वी शेप गली में जो स्लोप ज्यादा होता है इसकी वजह से वेलोसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वॉल्यूम जो वाटर का है वो कम होता है। वी शेप गलीज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉलोइंग मेन फीचर। फर्स्ट है these are recognized by shape cross section। तो शेप क्रॉस सेक्शन से हम जान सकते हैं कि वी शेप है, यू शेप है। सेकंड है स्लोपिंग फील्ड में जनरली अपीयर होता है, स्लोपिंग फील्ड में इसको देखा जा सकता है। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन द लैंड स्लोप। तो इसका जो बॉटम बेड स्लोप है वो ज्यादा होता है लैंड स्लोप के कंपैरिजन में। इरोजन फ्रॉम दिस गली in the form of downward cutting at the center of gully bed, causing them to make deeper and to grow backward, that is up the slope। तो इसमें जो है इरोजन जो है डाउनवर्ड कटिंग की वजह से
सेंटर में डाउनवर्ड कटिंग की वजह से भी होता है। ये जो है इसका डेप्थ जो है बढ़ता जाता है, सेंटर पे इसकी कटिंग बढ़ती जाती है, इसकी वजह से वो और गहरा होता चलता है और पीछे की मिट्टी को भी काटता हुआ चलता है, स्लोप के ऊपर की मिट्टी को भी अपने साथ बहा के लेकर चलता है। कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ इज स्मॉल, द लेटरल स्पेसिंग बिटवीन दिस गलीज इज स्मॉल, मतलब इसकी जो विड्थ है, टॉप विड्थ, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू यू शेप गली। द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज पासिंग थ्रू दिस गली स्मॉल बट ग्रेटर वेलोसिटी। वी शेप्ड गली से जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होती है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होती है, वो काफी कम होती है, लेकिन जो फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी है वो यू शेप्ड गली से ज्यादा ही होती है। नेक्स्ट है वी गलीज मेक द कंटूर कल्टीवेशन डिफिकल्ट। तो हिली एरियाज में जनरली वी शेप गलीज देखे जाते हैं, तो हिली एरियाज में हम क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, कंटूर कल्टीवेशन या कंटूर क्रॉपिंग। तो वो जो प्रोसेस है वी शेप्ड गलीज की वजह से काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वी शेप्ड गलीज ऑफन डेवलप फ्रॉम रिल इरोजन व्हेन वाटर इज कंसंट्रेटेड फ्रॉम सेवरल रिल्स इनटू वन। अब रिल इरोजन के बाद में वी शेप गलीज आते हैं हार्ड सॉइल पे, जहाँ पे होती है वहां पे, तो बहुत सारे रिल मिलकर एक वी शेप गली क्रिएट करते हैं। द चेक डैम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वी शेप गलीज। most commonly the semi permeable check dam are preferred। तो check dam नाम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज किया जाता है वी शेप गलीज के कंट्रोल के लिए। सेमी परमेबल चेक डैम जनरली प्रिफर किया जाता है। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ गली। अब स्टेज के बेसिस पे दो टाइप्स के गली होते हैं, एक्टिव गलीज एंड इनएक्टिव गलीज। Active gullies are those whose dimensions are enlarged with time. The size enlargement is based on soil characteristics, land use, volume of runoff passing through the gully. The gullies found in plain areas are active in nature. तो एक्टिव गलीज किसको बोलते हैं? जिसका एनलार्जमेंट कंटिन्यू रहता है, मतलब वो ओल्ड मतलब काफी ज्यादा पुराना नहीं होता है, नई जो गलीज होती है वो एक्टिव होती है, उसका इनलार्जमेंट होता रहता है टाइम के साथ में। और ये जो इनलार्जमेंट है वो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, लैंड यूज, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ पे डिपेंड करता है। और जनरली जो प्लेन एरियाज में जो गलीज होती है वो एक्टिव नेचर की होती है। देन इनएक्टिव गलीज आर दोस हुज डायमेंशन आर कांस्टेंट विद टाइम। द गली फाउंड इन रॉकी एरियाज आर इनएक्टिव बिकॉज रॉक्स आर वेरी टफ टू इरोजन बाय द रन ऑफ फ्लो। तो इनएक्टिव गलीज जो है वो पुरानी जो गलीज है, मतलब काफी टाइम से क्रिएट हो चुकी होती है, उनको भी इनएक्टिव गलीज कहा जाता है, क्योंकि उनका जो साइज एनलार्जमेंट है रुक चुका होता है। तो इसमें जो डायमेंशंस हैं, इसके डेप्थ और विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ में बढ़ती नहीं है। और जनरली इनएक्टिव गलीज रॉकी एरियाज में देखा जाता है, क्योंकि रॉक को जो रिमूव करना है रन ऑफ फ्लो से वो काफी मुश्किल होता है, रॉक्स को जो कटाव करना, रॉक्स इरोजन होना। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गली बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ द गली। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज गलीज। स्मॉल गलीज में क्या होता है? स्मॉल गलीज आर दोस which can be easily crossed by farm implements and can be removed from plowing and smoothing operation by stabilizing the vegetation। अब स्मॉल गलीज का मतलब है कि वो ऑब्वियस ही बात है कि वो छोटी है, जिसको हम इजीली फार्म इम्प्लीमेंट्स के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं प्लॉविंग और लैंड फिलिंग या स्मूथनिंग के साथ में हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस गली इरोजन को फील्ड में। देन मीडियम गलीज कैन नॉट बी इजीली क्रॉस्ड बाय द फार्म इम्प्लीमेंट्स, दे कैन कंट्रोल बाय टेरेसिंग ऑपरेशन। अब मीडियम गलीज में क्या होता है कि साइज जो है स्मॉल गलीज से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से इसको फार्म इम्प्लीमेंट्स के द्वारा इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता, गहराई काफी ज्यादा होती है, चौड़ाई बढ़ चुकी होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए टेरेसिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। ये इरोजन कंट्रोल मेजर्स है, टेरेसिंग, बंडिंग, ये सब है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन मीडियम गलीज द साइड्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय क्रिएटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑन देम। तो
अब मीडियम गलीज का साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसके और इन्लार्जमेंट को रोकने के लिए इनमें वेजिटेशन ग्रोथ करा दी जाती है, साइड स्लोप और बॉटम्स में वेजिटेशन कर दी जाती है। देन लार्ज गली, these gullies have gone beyond their reclaimable stage, मतलब इनको रिक्लेम नहीं किया जा सकता, इनको कंट्रोल या फिर रिमूव कम्प्लीटली नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका साइज जो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। एंड फॉर रिक्लेमेशन द क्रॉपिंग सिस्टम और मीडो कैन बी सुटेबल अडॉप्टेड, तो इनके रिक्लेमेशन के लिए क्रॉपिंग सिस्टम प्रॉपरली अडॉप्ट करना जरूरी होता है। फॉर कंट्रोलिंग सच गलीज ट्रीज प्लांटिंग इज डन एट द इफेक्टिव मेथड, तो लार्ज गलीज को कंट्रोल करने के लिए ट्री प्लांटिंग ही एक इफेक्टिव मेथड है। इनके साइड्स में और साइड्स के पास में सरफेस पे प्लांटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनका इनलार्जमेंट कम हो जाता है। प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती है और इनका इनलार्जमेंट कंट्रोल करती है। तो ये एक एग्जांपल है एक्टिव गलीज का। देखिए इनका एनलार्जमेंट कंटिन्यू है। चलिए आगे देखते हैं। तेजवानी एंड नारायणा है ऑल्सो डेवलप्ड गली क्लासिफिकेशन आफ्टर क्रिटिकली ऑब्जर्विंग द रिमाइंस एरिया अलोंग मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ गुजरात। तो ये गुजरात के फील्ड ऑब्जर्वेशन के बाद तेजवानी नारायणा ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें G1, G2, G4 चार क्लासेस में डिवाइड किया है। G1 होता है वेरी स्मॉल गलीज अप टू 3 मीटर डीप, बेड विड्थ नॉट ग्रेटर देन 80 मीटर, साइड स्लोप वेरी, साइड स्लोप वेरी हो सकता है, डेप्थ होगा 3 मीटर और विड्थ होगा 18 मीटर। इनको वेरी स्मॉल गलीज में रखा गया है। देन सेकंड है G2 स्मॉल गलीज, डेप्थ होगा 3 मीटर, विड्थ होगा 18 मीटर, साइड स्लोप वेरी कर सकता है। तो G3 आती है मीडियम गलीज, डेप्थ जो है वो 3 से 9 मीटर तक हो सकता है, विड्थ जो है 18 मीटर तक होगा और स्लाइड स्लोप जो है 8 से 15% के बीच हो सकता है। देन नेक्स्ट है G4 डीप एंड नैरो गलीज। तो G4 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हो सकता है कि 3 से 9 मीटर गहरा, 18 मीटर से कम चौड़ा और स्लोप वेरी कर सकता है। देन नेक्स्ट होता है डेप्थ, जिसमें 9 मीटर से ज़्यादा होती है गहराई, बेड विड्थ वेरी कर सकता है और स्लोप वेरी कर सकता है, बट मोस्टली क्रिटिकल स्लोप होता है, काफ़ी वर्टिकल और काफ़ी स्टेप स्लोप होता है, खड़ी ढलान होती कहा जाए। देन नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ गली। एज सुन एज द velocity of surface runoff exceeds the critical limit at which external force of the flow in terms of energy become greater than the internal force expressed by the soil cohesion, the washing of soil particles by the flow begins. The critical velocity of surface flow is the highest velocity at which washing of soil particles not take place. तो इंटेंसिटी ऑफ गली का मतलब है कि किस रेट से गली का जो फॉर्मेशन है, गली की जो साइज है वो बढ़ रही है। इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो है Ig = 0.2 × 10⁴ dW √ V del I by V del K -1। यहाँ पे है Ig इंटेंसिटी ऑफ गलिंग, D है मीन डायमीटर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स ऑफ दैट एरिया, W है एरिया ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, V del I है इनिशियल वाटर फ्लो वेलोसिटी, V del K है एक्सट्रीम वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी डिफरेंट सॉइल में क्या होती है। क्रिटिकल वाटर वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी का मतलब है कि उस वेलोसिटी के बाद उस सॉइल का जो कटाव होना है वो शुरू हो जाएगा, मतलब वो एक एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम लिमिट है वेलोसिटी ऑफ फ्लो की, जहाँ पे बिना किसी कटाव के वाटर फ्लो कर सकता है, बिना किसी इरोजन के। डिफरेंट सॉइल्स के लिए डिफरेंट क्रिटिकल वेलोसिटी का रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। देन है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर गली
गली को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।